हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं, हमें लगातार बेहतरीन 8 बजे की ये सेशन है और यहाँ पे हम एनसीईआरटी की उन लाइनों को टच कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे ऐसे शब्दों को निकाला गया है जिसको मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी, उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं और सभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि रात के 8 बजे ये कंप्लीट सेशन होगा। हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बृहस्पतिवार को प्रत्येक चैप्टर का एक दिन में एक चैप्टर का एनालिसिस कराएंगे और मंडे और फ्राइडे और सैटरडे की बात करें तो उस 2 दिन मैं आपको MCQ कराना है जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, उस चैप्टर के अंदर मैं MCQ कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और उसमें एक नया मोड भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि एक ही चीज़ को एक छोटा सा इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको बता दूं। लॉजिक ये है कि NCERT की लाइनों को रट लेना एक ही बार में ये संभव नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ को अगर अलग अलग तरीके से किया जाए तो बड़े आसानी से वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए 3 क्लासेस 5:30 बजे और शाम को 7 बजे और 8 बजे। बहुत मेहनत होता है, दिन रात एक बार मेहनत होता है, तब जाके कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज का 30 ऐसे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, लेकिन उसको मैंने छोटे छोटे सेक्शन में इसलिए बांटा है ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठती जाएं। ठीक है ना, बड़ा कर देंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, कुछ भूलेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन छोटा छोटा लेके चलेंगे तो दिमाग में बैठता रहेगा और उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और एक एनर्जी के साथ क्लास भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीनस किसका समूह होता है? ध्यान रखिएगा, जीनस किसका समूह होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जीनस किसका समूह है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि जीनस के बाद ही क्या आता है, स्पीशीज आता है। स्पीशीज आता है क्योंकि हर पिता का एक बच्चा होता है और उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। ठीक है ना, जीनस का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए सामान्य शब्दों में। जीनस का मतलब गार्जियन और स्पीशीज का मतलब क्या होता है, उसके बच्चे। तो सीधी सी बात है, जीनस किसका ग्रुप होगा, स्पीशीज का। उम्मीद करते हैं ये पहला पॉइंट आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा। ऐसे एक एग्जांपल देख लीजिए, गधे का बच्चा क्या होता है, गधा ही पैदा करता है। शेर का बच्चा शेर पैदा करेगा। ठीक है ना, तो जो जिस कैटेगरी में आता है, जो जिसका बाप होता है, उसी तरीके से उस बच्चों को क्रिएट करता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गधे का बच्चा जो है खरगोश होता है। ठीक है ना, कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि शेर का बच्चा जो है लोमड़ी होगा। जो जिसका बाप जैसा वैसा बच्चा भी उसका होता है। ठीक है ना, तो ये पहला चीज़, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन में क्या देखा जाता है? ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन में जब भी किसी स्पीशीज़ की, जब भी किसी प्रजाति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उनका अध्ययन कैसे किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि उनका अध्ययन करने का जो सबसे अच्छा ट्रेट होता है वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फो का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट कहा जाता है। ट्रेट का मतलब होता है किसी का स्पेशल कैरेक्टर जान लेना, जिससे ये डिफाइन करते हैं कि यह किस प्रजाति के है, प्लांट है, प्लांट में क्या है, ब्रायो है, टेरेडो है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, कौन सी ऐसी प्रजाति है, वो क्या डिफाइन करते हैं कि उनका बाहरी स्वरूप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चलिए
अगले पॉइंट की बात करें तो ICBN और ICZN का प्रयोग किनके लिए किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ICBN, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ICBN और ICBZN में। तो यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से B से क्या होता है, बॉटनी होता है, और G से क्या होता है, जूलॉजी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी ICBN आए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ICBN ये प्लांट के लिए था, और यहाँ पे यदि Z हो तो ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है कॉन्शियसनेस किसकी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, यह कॉन्शियसनेस किसकी होती है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। आपने देखा होगा किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म को आप जब थोड़ा सा उसके किनारा टच करेंगे तो उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, वाइब्रेट कर जाती है। आपने लीच का अभी मैंने आर्थ्रोपोडा में पढ़ाया था। तो अगर किसी भी एनिमल का यदि कोई भी बॉडी का पार्ट यदि आप टच करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसकी पूरी की पूरी वाइब्रेट बॉडी करती है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम उनके पूरे बॉडी सिस्टम में लगा होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियसनेस किसकी विशेषता होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अगला, वायरस क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको बता दूं, वायरस पोर्सली ओनली इन द होस्ट, जब ये होस्ट पर होता है तभी केवल यह एक्टिव फॉर्मेट में, लिविंग फॉर्मेट रहता है, बाकी ये नॉन लिविंग होता है। जैसे कि अभी आपके पहले कोविड का जो हमने देखा, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, वायरस को अगर रख के हम लोग समझेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, थोड़ा समझिएगा। वायरस जब यहाँ पे था तो नॉन लिविंग था, जब नोज़ के अंदर से शरीर के हमारे अंदर गया तो वो लिविंग हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा फैक्टर जहाँ पे ढेर सारी, जहाँ पे बड़ी स्पीडली मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, सेलों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती, और बढ़ने के बाद वो लंग्स को क्या करता था, पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेके ब्लॉक कर देता, जिससे सांस लेना मुश्किल था। और ये किसका वर्कआउट था, कोविड वायरस का। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट है टैक्सोनॉमिक एड्स किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स दरअसल आइडेंटिफिकेशन टूल को कहते हैं। कैसे किसी स्पीशीज़ को पहचाना जाए, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी की चाबी को कोई ताला है, और उस ताले को खोलने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, की। तो ठीक उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन टूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो टैक्सोनॉमिक एड्स को क्या करता है, पूरी तरीके से अलग कर देता है, ठीक है। चलिए, क्लास और ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है। ध्यान रखिएगा, जो पहले आता है बड़ा वही होता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे आप में के बीच में कोई भाई हो, कोई बहन हो, यदि वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। तो ऐसे समझिएगा कि क्लास बड़ा होगा, ठीक है ना, क्लास बड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि और क्लास ये बड़ा होगा, क्योंकि क्लास के बाद ऑर्डर, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर स्पीशीज आता है, ठीक है। इसके बाद हूँ इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टमैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है कि जब सिस्टमैटिक पूछे तो कैरोलस लीनियस, जब न्यू सिस्टमैटिक पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, जूलियन हक्सले लगाना है। क्या लगाना है, जूलियन हक्सले का नाम आपके दिमाग में तब होना चाहिए जब न्यू सिस्टमैटिक पूछा जाए। क्या पूछा जाए, न्यू सिस्टमैटिक पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, न्यू सिस्टमैटिक पूछा जाए तो हक्सले को लगाना है। किसको लगाना है, हक्सले को लगाना है। इस बात को आपके दिमाग में, अपने जहन में इस बात को आप बैठा लीजिए, ठीक है। कभी गड़बड़ी नहीं करना है। न्यू सिस्टमैटिक है तो जूलियन हक्सले को सही कर देना है। स्पीशीज वर्ड लैटिन भाषा में लिया जाता है, जिसका क्या अर्थ है,
काइंड और ए अपीयरेंस। ध्यान रखिएगा, काइंड और अपीयरेंसेस की बात करें तो स्पीसीज की वर्ड जो लैटिन भाषा में लिखा जाता है वो क्योंकि एक स्पीसीज का जो वर्ड है लैटिन है, ठीक है ना, लैटिन भाषा में लिखा जाता है जिसका अर्थ होता है काइंड या अपीयरेंसेस की बात करें तो उनके कैरेक्टर को या उनके प्रकार को ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कैसा लग रहा है ये लाइव क्लासेस कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करेंगे तो भरोसा बढ़ता है और मैं आपके लिए बेहतरीन उन सभी नए कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा जो आपको ज़मीन से हिला देगा। और याद रखिएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न बायोलॉजी में नहीं होगा, क्योंकि 360 का जो मैंने संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा होगा। टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस क्या होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके से होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, दूसरा क्या होता है साइटोटैक्सोनॉमी, और तीसरा जो है क्या होता है कीमोटैक्सोनॉमी। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो नंबर के आधार पर, साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के आधार पर, और जब कीमो की बात करें तो केमिकल के आधार पर इनकी ब्रांचेस को बांटा गया है। आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। कीमोटैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया, केमिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पे क्या होते हैं, पूरी तरीके से ये बेस्ड होते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी वाले, क्वांटिटी जिसकी मात्रा हो, जिसकी वैल्यू हो, वैल्यू वाले कैरेक्टर को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। मैंने 7 बजे की क्लास में एक एक शब्द को, एक एक कंटेंट को डिसाइड किया है, डिफाइंड किया है, बताया है, समझाया है। जो बच्चे नहीं देखें वो जाके एक बार जरूर देख लें। ठीक है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, साइटोटैक्सोनॉमी के किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी साइटो की बात करें तो क्रोमोसोम, किसकी बात होनी चाहिए, क्रोमोसोम का अध्ययन होना चाहिए। तो आपको इसको ध्यान रखना है। साइटो और कीमो दोनों अलग अलग टर्म हैं। साइटो जब भी आए तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में क्या आना चाहिए, क्रोमोसोम आना चाहिए। चलिए अगला है, लिनियस ने कितने स्पीसीज का नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं, लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 5900 प्लांट स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में नामकरण किया, उसके बारे में बताया। पहले उन्होंने समझा और फिर उनका नामकरण रख के उनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा टैक्सॉन सबसे इंक्लूसिव होता है, ध्यान रखिएगा, टैक्सॉन की अगर हम बात करें तो सबसे इंक्लूसिव टैक्सॉन कौन है, किंगडम है। ठीक है ना, किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, किंगडम दिखेगा, फिर फाइटा या डिवीज़न, और फिर आपको क्या दिखेगा, फाइटा, डिवीज़न, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ठीक है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज दिखेगा। ठीक है ना, कॉप्स एक फार्मूला है, उसको याद कर लेना है। चलिए अगला जो टॉपिक है, स्पीसीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है क्या, ये आपको बताना है। किस आधार पर, बायोलॉजिकल स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं इनके आधार पर ये कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं किस आधार पर, बायोलॉजिकल स्पीसीज के आधार पर। अगला है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए यूनिक नेम टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नाम होता है और उस यूनिक नाम की वजह से उनको बुलाया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है। ठीक है ना, जिससे किसी के दिमाग में कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना हो, और यही सबसे बड़ा रोल रहा है किसका, नोमेनक्लेचर का। ठीक है,
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कॉमन नेम क्यों कंज्यूबल है, ठीक है ना। रीज़न वाइज वेरी करते हैं, जैसे जिनका एरिया जैसे उसी तरीके से उसका नाम, और इसी वजह से साइंटिस्टों ने ये किया कि इनका एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं जिससे किसी भी स्पीशीज़ को प्रजाति को पहचानने में आसानी हो। और एक नाम रहेगा तो एक ही नाम के आधार पर उनका कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। वो नाम क्या था, साइंटिफिक नेम था। क्या था, साइंटिफिक नेम। वहाँ पे दो चीज़ों को लिया गया था, एक जीनस और दूसरा स्पीशीज को। क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी को बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, बायो का डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजी के आधार पर जितने भी प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, सभी का क्या है, कैरेक्टर को, सभी का जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं, सभी का अपना एक कैरेक्टर है। चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर की तरफ चलें या प्लांट में या एनिमल में, सभी का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और सभी का वजह से इनको क्या किया गया, अलग रखा गया है। और इसका हेल्प किसके लिए है, बायोडाइवर्सिटी में। अगला है लाइफ की सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ध्यान रखिएगा, लाइफ की सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको कल बताया था, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट होती है। और ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल का सबसे बड़ा ये पार्ट है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एनर्जी क्रिएशन होता है, ठीक है। ग्रोथ को क्यों हमेशा लिविंग थिंग की पहचान है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि क्रिस्टल्स भी आप ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए आपने सैंड्स लिया और इस सैंड पे आपने क्या किया, बराबर डिपॉजिट करते रहे, बराबर डिपॉजिट करते गए तो यहाँ भी ग्रोथ होगा। और कोई छोटा सा बच्चा है वो भी ग्रोथ कर रहा है तो ये भी ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। फ़र्क क्या होगा, इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कैसा होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। जबकि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कौन सा है, एक्सट्रिंसिक। कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये किस में दिखे मिलेगा, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, लिविंग वाले कैरेक्टर में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट, क्या सभी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं, सभी नहीं करते हैं। स्टेरॉयल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि म्यूल की बात करें, खच्चर की बात करें, ठीक है। और नॉन फर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनकी बात करें तो वो भी नहीं करते हैं। हनी बी ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ऐसे स्पीशीज़ जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। कहने का मतलब जब ये पूछा जाए क्या सभी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये पूरे तरीके से गलत है। अगला है, क्या एक सेल भी लिविंग हो सकता है क्या, यस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ही क्या होते हैं, मैमल्स तक, मतलब लोअर से हायर की तरफ ये ग्रोथ करते हैं। अगला, स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मैं आपको बता दूं। स्पीशीज़ में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर एंड इंटर ब्रीडिंग होते हैं, सब समान होते हैं और सब आपस में इंटर ब्रीड करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जीनस में क्या कॉमन होता है, जीनस का सभी कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर से क्या उद्देश्य होता है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। इनका एक ऐसा नाम होता है जो कभी भी कहीं भी बदला नहीं जा सकता है और एक नाम रहने की वजह से ही इनको क्या किया गया, डिफाइंड किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक नाम, एक ही पूरे दुनिया में एक नाम, और उसी नाम पर जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसी नाम पर होता है। कोई चीज़ नया अपडेट खुद चाहिए तो उसी नाम पर ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान।
इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। मोनोग्राफ क्या होता है, एक टैक्सॉन का जो डिटेल अकाउंट होता है उसी को क्या कहते हैं, मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, ग्राफ का मतलब उनका जो अकाउंट डिटेल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फ्लोरा में क्या लिखा होता है, फ्लोरा में प्लांट स्पीसीज इन एरिया है। एक एरिया में क्या लिखा जाता है, प्लांट के स्पीसीज को लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। जब भी फ्लोरा आए तो प्लांट के लिए, और जब भी फेउना आए, ध्यान रखिएगा, जब भी फेउना आए तो आपको क्या लिखना है, एनिमल का शब्द यूज करना है, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। जब फेउना पूछा जाए तो एनिमल, और जब फ्लोरा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्लांट के बारे में जिक्र करना है। इसके बाद आगे की तरफ मैनुअल्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैनुअल्स किसी भी स्पीसीज का जो लोकल नाम होता है उस नाम को मैनुअल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। यहाँ से आगे याद कर लीजिएगा क्या लिखा है, की में किस तरह का तरीका होता है, ठीक है ना। तो अगला जो स्लाइड है इसके आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा के दें और उसको कन्फ्यूज़न हो तो कोई मतलब नहीं। छोटी चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि किसी भी विषय को सीखने के लिए एक दिन में कंप्लीट नहीं कह सकता। हर छोटे चीज़ को अलग अलग तरीके से सीखते रहिए, और यही सबसे बड़ा राज होता है कि अच्छे से पढ़ाई करने का, ठीक है। तो कल हम लोग फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, इर्द गिर्द जितनी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, कमेंट जरूर करें ताकि हमको सही चीज़ों का पता चले, ठीक है, कि आपके पास सही चीज़ मिल रही है या नहीं।